हाय एस्पायरेंट्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस। तो पिछले क्लासेस में हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में शुरुआत किया था। आज हम लोग उसी का दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग का जो पार्ट्स रहेगा, टॉपिक्स रहेगा, प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क किस प्रकार का था प्राचीन काल में। तो प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क जैसे नदियों, कुछ मामलों में पहाड़ों, कभी कभी डेल्टा और पठारों से घिरे प्रत्येक क्षेत्र ने साथ मिलकर एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई गठित की, जिसमें विभिन्न सत्तारूढ़ राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। मुश्किल संचार और प्राकृतिक सीमा की सुरक्षा के कारण शासक वर्ग के लिए एक विशाल देश में अन्य सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। धीरे धीरे हर क्षेत्र अपनी विशिष्ट जीवन शैली और भाषा शैली विकसित कर सांस्कृतिक इकाई बन गया। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी भारत में अधिकांश भाषाएं इंडो आर्यन भाषा संग्रह से ही विकसित हुई, इसलिए इसके कई तत्व समान थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगभग पूरे भारत में संस्कृत ही बोली और समझी जाती थी। पश्चिम से पूर्व में कटे विंध्य पर्वतों ने पूरे भारत में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा का गठन किया। विंध्य के दक्षिण में द्रविड़ भाषा और उत्तर में इंडो आर्यन भाषाओं के बोलने वाले रहते थे। विंध्य क्षेत्रों के बीच कबीलाई लोग रहते थे, जो जंगलों में रहते थे। कबीलाई लोग जो जानवरों को लेकर भी चलते थे, जहाँ वे अभी भी है। पूर्वी और पश्चिमी घाटियों के तटीय इलाकों ने आगंतुकों और व्यापारियों को बसने के लिए आकर्षित किया, और दक्षिण के लोग विदेशी व्यापार को समृद्ध करने में लगे थे। विंध्य इलाकों में दुर्गम बाधाएं नहीं हैं। प्राचीन समय में संचार की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ आवागमन बना रहा। इससे संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। कई बार उत्तरी शक्तियाँ दक्षिण में चली गई और दक्षिणी शासक उत्तर आ गए। व्यापारियों, मिशनरियों और सांस्कृतिक नेताओं और विशेष रूप से ब्राह्मणों ने भी स्थान बदले। यह दो तरफा यातायात जारी रहा और इससे एक समग्र संस्कृति का विकास हुआ। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों ने प्राकृतिक सीमाओं को अच्छी तरह परिभाषित किया था, लेकिन हर क्षेत्र में आजीविका बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। इसलिए प्रागैतिहासिक समय के बाद धातुओं और अन्य संसाधनों की आम जरूरतों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित किया। खनिज और अन्य संसाधन के बारे में हम समझते हैं। तो भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और दोहन को प्रभाव इसके इतिहास पर भी है। जब तक बड़े पैमाने पर मानव बस्तियों का विकास हुआ, भारी बारिश के बाद घने जंगलों के क्षेत्रों में घिरे हुए भारत के समतल मैदानों के पर्याप्त क्षेत्र थे। वे चारा, ईंधन और लकड़ी की आपूर्ति और खेलों का आदान प्रदान करते थे। प्रारंभिक समय में जब पकी हुई ईंट अधिक उपयोग में नहीं थी, लकड़ी के घरों और घेरों का निर्माण हुआ। ये भारत की पहली महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्र में पाए गए हैं। भारत में उपकरण और निर्माण के लिए बालू पत्थर सहित सभी प्रकार के पत्थर उपलब्ध हैं। सबसे पहले मानव बस्तियां प्राकृतिक पहाड़ी इलाके और उन नदी घाटियों में पाए जाते हैं जो पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऐतिहासिक समय में उत्तरी भारत के समतल मैदानों की तुलना में दक्कन और दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिर और मूर्तियां
पत्थर से बनाई गई थी। भारत में तांबा व्यापक रूप से पाया जाता है। सबसे अधिक तांबे की खानें छोटा नागपुर पठार में स्थित है, खासकर सिंहभूम जिले में। तांबा बेल्ट लगभग 130 किलोमीटर लंबी है और प्राचीन कारीगरी के कई संकेत देती है। बिहार में तांबे का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले लोग सिंहभूम और हजारीबाग की तांबे की खानों का लाभ लेते थे और दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तांबे के कई औजारों का पता चला है। राजस्थान में खेतरी के खदानों में पर्याप्त तांबा जमा भी है। इसे पूर्व वैदिक और वैदिक लोगों ने भी अपनाए, जो तब पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में रहते थे। खेतरी क्षेत्र में कई तांबे इलाके पाए गए हैं और वे ईसा पूर्व 1000 के पूर्व काल के समय के हैं। जैसा कि तांबा उपयोग में आने वाली पहली धातु थी, हिंदुओं ने इसे शुद्ध बताया। वे इससे बने बर्तनों का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। भारत आज कोई टीन पैदा नहीं करता। यह प्राचीन काल में भी दुर्लभ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश और बिहार में पाया गया था, लेकिन वास्तव में ये समाप्त हो गए हैं। जैसा कि तांबे के साथ टीन के मिश्रण में कांस्य बनाया जाता है, हमें प्रागैतिहासिक काल में ज़्यादा कांस्य की वस्तुएं नहीं मिलती है। हड़प्पा ने संभवतः राजस्थान से कुछ टीन प्राप्त किए थे, लेकिन उनकी मुख्य आपूर्ति अफगानिस्तान से हुई। वह आपूर्ति भी सीमित थी, इसलिए हड़प्पा के लोगों ने पीतल के औजार का इस्तेमाल किया। उनकी संख्या पश्चिमी एशिया, मिल और क्रेते में पाए जाने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी कम थी और इनके उपकरण में टीन का प्रतिशत बहुत कम होता था। इसलिए भारत के प्रमुख भाग में ऐसा कोई खास कांस्य युग नहीं था जिसे युग के औजार और उपकरण बड़े पैमाने पर कांसे से बने हो। क्रिश्चियन युग की प्रारंभिक शताब्दियों से शुरू करते हुए भारत ने म्यांमार और मलय प्रायद्वीप के साथ अंतरंग संबंध विकसित किए, जिसमें टीन की बहुतायत थी। इससे बड़े पैमाने पर कांस्य का इस्तेमाल संभव हो गया। खासकर दक्षिण भारत में देवताओं की मूर्तियों के लिए पाल के समय में बिहार कांस्य के लिए टीन संभवतः गया, हजारीबाग और रांची से प्राप्त हुआ था, क्योंकि हजारीबाग में टीन अयस्क पिछली शताब्दियों के मध्य तक पिघल जाता था। भारत लौह अयस्कों में समृद्ध रहा है, जो विशेष रूप से दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं। एक बार धाकनी यानी कि स्टील बनाने का उपयोग करने के लिए गलाने की कला सीखने के बाद युद्ध के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जा सकता था और वह जंगल साफ करने और बेहतर एवं नियमित खेती करने के लिए अधिक उपयोगी हो सकता था। 4वीं से 6वीं सदी ईसा पूर्व में मगध में प्रथम साम्राज्य के गठन का श्रेय दक्षिण में लोहे की उपलब्धता को जाता है। लोहे के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण उसकी राजधानी उज्जैन के साथ अवंती को भी 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया गया था और दक्षिण में
पैदा हुए सातवाहन और अन्य राजवंशों ने आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का भी दोहन किया। आंध्र में शीशे के बड़े प्रमुख संसाधन है, जो सातवाहन साम्राज्य में बड़ी संख्या में शीशे के सिक्कों की व्याख्या करते हैं, जिन्होंने ईसा काल की शुरुआत में पहली से दूसरी शताब्दी में आंध्र और महाराष्ट्र पर शासन किया था। शीशा राजस्थान से भी प्राप्त किया जा सकता था। सबसे पहले सिक्का पंच चिन्हित सिक्का कहलाता था, मोटे तौर पर चांदी का बना था। हालांकि यह धातु शायद ही कभी भारत में पाई जाती थी। चांदी खदानों की शुरुआत मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में हुई थी। अकबर के शासनकाल तक इसका उल्लेख किया गया है। बिहार में पाए जाने वाले शुरुआती पंच चिन्हों वाले सिक्कों में धातु के तौर पर चांदी के उपयोग का उल्लेख मिलता है। हिमालय से निकली नदी की धाराओं द्वारा लाए गए स्वर्ण चूर्ण की बड़ी संख्या मैदानी इलाकों में नदी तट से जमा की गई थी। इसे प्लेसर कहा जाता है। सोना कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड में पाया जाता है। ईसा पूर्व 1800 में नवपाषाण युग में सोने का सबसे शुरुआती निशान कर्नाटक में पाया गया है। दूसरी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत तक हमें इसके दोहन का कोई संकेत नहीं मिला है। कोलार की दक्षिणी कर्नाटक के गंगा शासकों की शुरुआती राजधानी माना जाता है। शुरुआती समय में उपयोग किए जाने वाले ज़्यादातर सोने को मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया था। इसलिए सोने के सिक्के ईसाई युग की पहली 5 शताब्दियों तक नियमित उपयोग किए गए। चूँकि लंबी अवधि तक सोने की मुद्रा को बनाए रखने के लिए स्थानीय संसाधन अपर्याप्त थे, इसलिए बाहर की आपूर्ति बंद होने के बाद सोने के सिक्के दुर्लभ हो गए थे। प्राचीन काल में भारत में विशेष रूप से मध्य एशिया, उड़ीसा और दक्षिण भारत में मोती सहित कई बहुमूल्य पत्थरों का उत्पादन हुआ। प्राचीन काल के शुरुआती शताब्दियों में रोमनों की उत्साही मांग के कारण कीमती पत्थरों का उत्पादन व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो आइए अब हम लोग कालक्रम को भी देख लेते हैं, कैसे कैसे इसका क्या क्या क्रम से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटनाएं घटी। तो हम लोग देखेंगे कि 4 करोड़ वर्ष पहले उस समय क्या हुआ था कि भारतीय उपमहाद्वीप का उदय हुआ था 4 करोड़ वर्ष पहले। अब देखेंगे कि हिमालय उत्थान का अंतिम चरण कब से कब तक था। तो ये हिमालय चरण उत्थान का अंतिम जो चरण था 20 लाख से 1200 वर्ष के बीच, यानी कि ईसा पूर्व के बीच। अब हम लोग देखेंगे 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक में स्वर्ण प्राप्ति का पहला संकेत दिखता है, यानी कि कर्नाटक में सोने को सबसे पहले प्राप्त किया गया था 1800 ईसा पूर्व में। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में खेतरी ताम्र इलाके का सबसे प्राचीन समय माना जाता है। खेतरी ताम्र इलाके का सबसे प्राचीन समय है 1000 ईसा पूर्व। अब मानसून के दिशा की जो खोज हुआ था 1 शताब्दी ईस्वी सन में हुआ था। मानसून के दिशा की खोज कि मानसून किधर से आ रही है किधर जा रही है, इसका दिशा का खोज हुआ था 1 शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये हमारा अध्याय भौगोलिक स्थिति समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको हमारे द्वारा दिए गए व्याख्या पसंद आई होगी। तो यदि आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हम अंत तक
बने रहें। धन्यवाद।